अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। मैक्सिमाइजिंग द बूस्ट इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा हुआ है कोविड-19 की वैक्सीन्स को आपस में मिक्स करने पे, जिससे बेटर रिजल्ट्स निकल सकते हैं, है ना। इस पे और स्टडीज़ होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आज का मैं क्विज दिखा देता हूँ आपको। अगला आधा पौना घंटा आप इन्वेस्ट करें इस सेशन में। ग्रामर, वोकैब, स्ट्रक्चर्स सब कुछ सीखें और सारी की सारी वो नॉलेज अप्लाई करें इस क्विज़ पे। आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलने चाहिए। सेशन के लास्ट में क्विज़ का मैं आपको सोल्यूशन करवाता हूँ। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा मैक्सिमाइजिंग द बूस्ट। देखिए, बूस्ट आप जानते हैं, किसी चीज़ से मिलने वाला एनकरेजमेंट, और मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मैक्सिमम लेवल तक लेके आना। कह रहा है इस बूस्ट को, इस एनकरेजमेंट को हमें मैक्सिमाइज करना है। और कौन सा बूस्ट है? बात कर रहा है ऑन मिक्सिंग कोविड-19 वैक्सीन्स। कोविड-19 वैक्सीन्स को मिक्स करने की। तो वैक्सीन से जो हमें बूस्ट मिलता है, खाली एक वैक्सीन से उसकी 2 डोज लगवा करके, उस बूस्ट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है अगर आप एक की जगह एक से ज़्यादा वैक्सीन्स लगवाएं, वैक्सीन्स की डोज को आपस में मिक्स करें। तो वही बात कर रहा है कि अगर बूस्ट आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं तो इस पे पूरी स्टडी करके आप बताओ क्या वैक्सीन्स को मिक्स किया जाए या ना किया जाए। चलिए डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है इंडिया मस्ट टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग वैक्सीन्स टू हेल्प इनेबल इन्फॉर्म्ड चॉइस। कह रहा है इंडिया को टेस्ट करना ही चाहिए। मस्ट टेस्ट, टेस्ट करने का मतलब होता है जांच करना। और किसको टेस्ट करना भाई? फिजिबिलिटी को, एप्रोप्रिएटनेस को, कितनी कौन सी चीज़ सही है, फिजिबल है। कह रहा है इंडिया को जांच करनी चाहिए, टेस्ट करना चाहिए एप्रोप्रिएटनेस को, वैक्सीन्स को मिक्स करने की। अच्छा, क्यों करना है भाई ये जांच? हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, इनेबल करने में इन्फॉर्म्ड चॉइस को सिटीजन्स की। इन्फॉर्म्ड चॉइस का मतलब होता है आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी जाए और फिर आप खुद चुनें आप अपने लिए क्या सही मानते हैं, क्या बुरा मानते हैं। तो अगर इंडिया ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कर दे जिसमें पता लगे कि वैक्सीन्स को आपस में मिक्स करने पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो सिटीजन्स की इन्फॉर्म्ड चॉइस इनेबल हो जाएगी। सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अपना खुद वो डिसाइड करके देखेंगे कौन सी वैक्सीन वो मिक्स करना चाहते हैं, है ना। अभी अपने रिस्क तो ले नहीं सकते, टेस्ट हो पहले, सरकार हमें बताए, उसके बाद सिटीजन जो है वैक्सीन को मिक्स करके लगवाएंगे। आया समझ में? इंडिया की वर्ब है मस्ट टेस्ट। फिजिबिलिटी मतलब एप्रोप्रिएटनेस, वायबिलिटी, कौन सी चीज़ कितनी सही है, फिजिबल है। इन्फॉर्म चॉइस आप समझ चुके हैं। हेल्प एक ऐसी वर्ब है, देखो पॉजिटिव वर्ब्स आप कर चुके हो मेरे साथ बेसिक ग्रामर में। 3 मेन होती है, मेक, गेट और हैव। आज इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2 सूडो पॉजिटिव वर्ब्स की, लेट और हेल्प। ठीक है, एक सूडो पॉजिटिव वर्ब है लेट और एक है हेल्प। बेसिक ग्रामर में कर चुके हैं, यहाँ पे आपको रिपीट करवा रहा हूँ। अब इन दोनों की खासियत क्या है ध्यान से समझो। लेट वर्ब जो है ना, हमेशा अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म को लेगी। सेंटेंस के जरिए समझेंगे। द गार्ड लेट अस टू एंटर द टेम्पल आफ्टर सनसेट। गार्ड ने हमें लेट किया, अलाउ किया। लेट का मतलब होता है अलाउ करना, इजाज़त देना। तो गार्ड ने हमें इजाज़त दी एंटर करने की मंदिर में सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद। अब दिक्कत क्या है इसमें? लेट वर्ब अपने बाद वर्ब की लेगी बेस फॉर्म को। तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे टू एंटर की जगह आप लिखें बेस फॉर्म, यानी कि टू के बिना एंटर। समझ में आ गया? तो गार्ड लेट अस एंटर द टेम्पल आफ्टर सनसेट। अब दूसरी वर्ब देखते हैं, हेल्प। ये कैसे चलती है सूडो पॉजिटिव वर्ब? इसका भी वही रूल है। द गार्ड हेल्प्ड अस टू एंटर द टेम्पल आफ्टर सनसेट। यहाँ पे गार्ड ने हमारी मदद की है टेम्पल में घुसने में, है ना। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? एंटर लिखेंगे टू को निकाल के। लेकिन हेल्प वर्ब की एक और खासियत है, ये अपने साथ में बेस फॉर्म और टू इन्फिनिटिव दोनों को ले सकती है। तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव भी लगाया जा सकता था। टू एंटर भी यहाँ लिख सकते हो और बिना टू के एंटर भी लिख सकते हो। समझ गए ना, दोनों में फ़र्क है। लेट के बाद में सिर्फ एंटर आएगा, सिर्फ बेस फॉर्म आएगी। हेल्प के बाद में एंटर और टू एंटर दोनों ही ठीक हैं। हेल्प अपने बाद में बेस फॉर्म और टू इन्फिनिटिव दोनों को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हेल्प इनेबल जो लिखा है ना, ये हेल्प टू इनेबल भी हो सकता था। चलिए अब पूरे आर्टिकल की मैं आपको दिखा देता हूँ वोकैब, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ पाओ। उससे पहले अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपनी ऐप को डाउनलोड करें, YT योर इंग्लिश ट्यूटर को प्ले स्टोर से। iOS पे भी अवेलेबल है,
सभी क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिलते हैं इस ऐप के ऊपर। कोर्सेज मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, जैसे बैंकिंग का 1 ईयर कॉम्बो है, प्रीलिम्स और मेंस, क्लैरिकल और पीओ सभी एग्जाम्स आपको 475 में मिल रहा है क्रिसमस के मौके पे, फ़ायदा इसका ले सकते हैं। वैसे राइटिंग स्किल्स का कोर्स भी आपको मिलेगा, सभी एग्जाम्स के लिए कैसे बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक आना है लिखने में, राइट करने में। इस कोर्स का भी आप फ़ायदा 475 में क्रिसमस के मौके पे इस कोड के साथ ले सकते हैं। छोटे छोटे पॉकेट कोर्सेज भी हैं एसएससी बैंकिंग के 50-50 रुपये में, उनका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, ये अपनी वोकैब शीट है, सारे नए और पुराने वर्ड्स इसी शीट में आपको मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आज के अपने वर्ड्स हैं 4, ऑगरी, ब्रिंग अबाउट, फियास्को और आर्सेनल। ये ऑगरी और ब्रिंग अबाउट तो पुराने वर्ड्स हैं, फियास्को और आर्सेनल आज हमने नए वर्ड्स ऐड किए हैं। ऑगरी का मतलब होता है प्रेडिक्शन, किसी चीज़ की भविष्यवाणी। जैसे दीज सेल्स फिगर्स आर अ गुड ऑगरी फॉर अनदर प्रॉफिटेबल ईयर। ये जो सेल्स की फिगर्स हैं, ये जो बिक्री की सेल्स के जो आंकड़े हैं, ये एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है, ऑगरी हैं एक और प्रॉफिटेबल ईयर के लिए। इन आंकड़ों को देख करके लगता है कि ये वाला साल भी बड़े अच्छे से प्रॉफिट में जाने वाला है। समझ में आ गया? ऑगर करना मतलब प्रिडिक्ट करना। वहीं से हमने ऑगरी नाम का नाउन बनाया है, ऑगर नाम की वर्ब से। अब इस नाउन के सिनोनिम अपने पास ओमेन, प्रोफेसी, हेराल्ड, फोरटेल और प्रोग्नोसिस। आज आप हेराल्ड नाम के इसके सिनोनिम को देखोगे। हेराल्ड का मतलब यही होता है ना, किसी चीज़ को प्रिडिक्शन करना, वर्ब फॉर्म में या नाउन फॉर्म में प्रिडिक्शन को भी हेराल्ड बोलते हैं। चलिए, अपने पास एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कोज करना, किसी चीज़ को अकर करना, करवाना, है ना। जैसे कंटिन्यूस वॉर्स ब्रॉट अबाउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। लगातार चलती हुई जंगों ने, वॉर्स ने, लड़ाइयों ने ब्रिंग अबाउट किया। अब देखो, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, है ना। तो ब्रॉट अबाउट किया, बहुत सारी अमाउंट को डिस्ट्रक्शन की, तबाही की बहुत बड़ी मात्रा को इन्होंने कॉज किया कि वो अकर हो, है ना। तबाही को इन्होंने अकर करवाया, ऐसा समझ सकते हो। अब ये ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। इसको जर्मिनेट, जेनरेट, एनजेंडर, प्रोड्यूस, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये 2 वर्ड्स अच्छे से देख लेना, जर्मिनेट और एनजेंडर। दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को, वही है ना, कॉज समथिंग टू अकर करना। नया वर्ड है अपने पास फियास्को। फियास्को का मतलब होता है एक बहुत ही बड़ी एम्बैरस करने वाली फेलियर, एक बहुत बड़ी नाकामयाबी, जिसमें डिस्ट्रक्शन भी हो, फेलियर भी हो जाए आपका, एम्बैरसमेंट भी हो, है ना। जैसे द 3 फार्म बिल्स एंडेड इन अ पॉलिटिकल फियास्को फॉर द एनडीए लेड गवर्नमेंट। 3 कृषि कानून जो है वो एंड इन हुए, और किसमें? एक सियासी फियास्को में, सियासी ब्लंडर में, सियासी फेलियर में, पॉलिटिकल फेलियर में, एनडीए गवर्नमेंट की सरकार के लिए। आया समझ में? तो ये एक पॉलिटिकल ब्लंडर निकल करके आए, फेलियर निकल करके आए, और बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव और एम्बैरेसिंग हमारी सरकार के लिए फार्म बिल्स। अब फियास्को को आप डिबैकल, ब्लंडर और डिजास्टर भी बोल सकते हैं। डिबैकल एक बहुत अच्छा इसका सिनोनिम है। एक और वर्ड है हमारे पास आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है आपके हथियारों का जखीरा। आर्सेनल का मतलब होता है वेपनरी या आर्मरी, जहाँ पे अपने सारे हथियार आपने रखे हुए हैं। द ऑपोजिशन हैड अ फुल आर्सेनल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम्स। ऑपोजिशन के पास में आर्ग्यूमेंट्स का एक आर्सेनल था। आर्ग्यूमेंट्स मतलब बातें, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है कथन, है ना। स्टेटमेंट्स का, आर्ग्यूमेंट्स का उनके पास एक आर्सेनल था, जखीरा था, प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए इनएफिशिएंसी को सरकार के वेलफेयर प्रोग्राम्स की। तो सरकार ने जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम चलाए हैं, ऑपोजिशन के पास में हर प्रोग्राम के लिए उसकी इनएफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए कोई ना कोई आर्गुमेंट था। तो आर्गुमेंट्स का एक आर्सेनल था उनके पास, जखीरा था, आर्मरी थी, वेपनरी थी। आ गया ना समझ में? तो इसको स्टोरेज भी बोल सकते हैं आप। इस आर्सेनल नाम के वर्ड को भी आज आप आर्टिकल में देखेंगे। तो 4 ही वर्ड्स हैं अपने पास। अब आ जाओ आर्टिकल पे। मैं आपको एक समरी दे देता हूँ किस बारे में लिखा हो, आपको पता लगे। देखो, अभी तक क्या होता था, आपने अगर वैक्सीन लगवाई हो तो आपको पता होगा, फर्स्ट वैक्सीन और सेकंड वैक्सीन एक ही वैक्सीन की लगाई जाती है। जैसे अगर आप कोविशील्ड लगा रहे हो ना, तो फर्स्ट भी कोविशील्ड और सेकंड भी कोविशील्ड। अगर आप कोवैक्सीन लगा रहे हो तो फर्स्ट भी कोवैक्सीन और सेकंड भी कोवैक्सीन, ऐसा ही होता है ना। लेकिन हुआ क्या कि यूपी में एक, यूँ समझ लो, प्रशासन में थोड़ी सी भूल हो गई एडमिनिस्ट्रेशन से। उन्होंने कुछ लोगों के पहले लगा दी कोविशील्ड, बाद में कुछ लोगों ने लगा दी कोवैक्सीन, है ना, गलती से। अब वो गलती जो है ना, बाद में पता लगा बेनिफिशियल साबित हुई। जब डॉक्टर्स ने देखा उन लोगों को जिनको डबल वैक्सीन लगी थी, तो उनको पता लगा इन लोगों में ज़्यादा बूस्ट है, ज़्यादा इम्यूनिटी है बजाय सिंगल वैक्सीन लगने के।
हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि अब थर्ड वेव के लिए इंडिया को रेडी हो जाना चाहिए और इस पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर करना चाहिए हमारे डॉक्टर्स को कि क्या जानबूझ करके अगर दो वैक्सीन्स को मिक्स कर दिया जाए, फर्स्ट कोई और, सेकंड कोई और, थर्ड कोई और, ऐसा कर दिया जाए, वो हमारे लिए सेफ़ है या नहीं, और अगर वो सेफ़ है तो ज़्यादा कारगर है या नहीं कोविड के खिलाफ। तो इस फिजिबिलिटी को हमें अच्छे से टेस्ट करना है ओमिक्रॉन के देश में हमला करने से पहले। अगर ये काम करता है तो सभी नागरिकों को मिक्स करके वैक्सीन लगाई जाए, इन्फॉर्म्ड चॉइस मिल जाए, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर वो खुद से चॉइस लें कि उनको लगवानी है या नहीं लगवानी। बस यही आज इसकी समरी है ना। आज की टोन है सजेस्टिव, सजेशन दे रहा है ना सरकार को ये करना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, तो सजेस्टिव या एडवाइजिंग टोन में। चलिए आर्टिकल को शुरू कर लें। टेक्स्ट बुक के 1 ईयर पास पे 6 महीने की एडिशनल वैलिडिटी भी मिल रही है आपको 31 दिसंबर मिडनाइट तक। 1 जनवरी से पहले फ़ायदा उठा लेना, 1 जनवरी से प्राइस भी बढ़ने वाले हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से। चलिए, कह रहा हेरोल्डिंग अ न्यू फ्रंटियर इन इंडियाज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, द एपेक्स ड्रग कंट्रोलर हैज़ अप्रूव्ड 2 more vaccines under EUA emergency use authorization and an antiviral drug। कह रहा है हेरोल्ड करते हुए, मैसेंजर बनते हुए। हेरोल्ड जानते हो ना, किसी चीज़ का मैसेंजर बनना, किसी चीज़ का मैसेज देना, किसी चीज़ का पहले से ही भविष्यवाणी करना। तो मैसेंजर बनते हुए एक नए फ्रंटियर का, एक नए मोर्चे का भारत के टीकाकरण अभियान में, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, ऐसा करते हुए जो हमारा एपेक्स ड्रग कंट्रोलर है, भारत का सबसे बड़ा ड्रग कंट्रोलिंग एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, उसने अप्रूव कर दिया है 2 नई वैक्सीन्स को एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन रिजीम के नीचे। इसमें क्या होता है, आप किसी भी वैक्सीन को पूरी टेस्टिंग के बिना ही अप्रूव कर देते हो एमरजेंसी में यूज़ करने के हिसाब से, और इसने अप्रूव कर दिया है एक एंटीवायरल ड्रग को भी। समझ में आ गया। तो एक नया मोर्चा खुल गया इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। अब 2 नई वैक्सीन हमें लगने को मिलेंगी, एक एंटीवायरल ड्रग भी हमें अब मिलने लगेगी। सब्जेक्ट है आपका एपेक्स ड्रग रेगुलेटर, सरकारी एजेंसी है, हैज़ अप्रूव्ड, इसकी वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फ्रंटियर मतलब मोर्चा, हेरोल्ड का मतलब होता है मैसेंजर बनना। हेरोल्डिंग यहाँ पे पीपीएस से है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब रेगुलेटर ने इसको अप्रूव किया उसी वक्त वो इस मोर्चे को भी हेरोल्ड कर रहा था। 2 काम एक साथ होते हैं, तो पहले काम को मेन वर्ब बना दो, दूसरे काम को वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बता सकते हो। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, है ना, तो हैविंग माई डिनर या हैविंग माई लंच आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन। तो एक काम को आपको वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बता देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कॉर्बेवैक्स बाय बायोलॉजिकल ई इज़ अ प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन एज इज़ कोवावैक्स टू बी मेड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो पहले दोनों नई वैक्सीन्स के बारे में बता रहा है। कह रहा है पहली जो वैक्सीन है कॉर्बेवैक्स, इस कंपनी के द्वारा, बायोलॉजिकल ई, कह रहा है ये एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, एक प्रोटीन सब यूनिट टाइप की वैक्सीन है। अब इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसेंगे, ये इसका टाइप है। और कह रहा है जैसी है दूसरी वाली कोवावैक्स भी, एज इज कोवावैक्स, जो कि बनाई जाएगी, टू बी मेड होगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, सरकार की एक एजेंसी के द्वारा। आया समझ में। तो कॉर्बेवैक्स बनाएगा बायोलॉजिकल ई और ये कोवावैक्स बनाएगा सरकारी इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं इसमें देखने वाली चीज़ें सेंटेंस के अंदर। सब्जेक्ट की वर्ब होगी इज़, कोवावैक्स की होगी इज़। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के पहले हमेशा अपने द लगाते हैं, तो द आप लगा हुआ देख रहे हैं। टू बी मेड यहाँ पे पैसिव इन्फिनिटिव है, कोवावैक्स को बनाया जाएगा। कोवावैक्स किसी को नहीं बनाएगी, कोवावैक्स को बनाया जाएगा, इसलिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं पैसिव फॉर्म में इन्फिनिटिव की। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये स्ट्रक्चर आप कितनी पहचानते हो? एज इज कोवावैक्स, पहले अपने आप से पूछो ये स्ट्रक्चर क्यों बनी हुई है, कब ऐसी स्ट्रक्चर्स को आपको बनाना होता है, फिर मैं आपको पूरा रूल समझा देता हूँ। चलो आराम से पॉज करके पहले अपने दिमाग पे जोर डालना, अब पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। देखिए 2 वर्ड्स है अपने पास इंग्लिश में, एज और दूसरा वर्ड है लाइक। दोनों का मतलब एक ही है, एज का मतलब भी की तरह है और लाइक का मतलब भी की तरह है। लेकिन एज के बाद में आपको देखना है कंजंक्शन को, आप कंजंक्शन लगी हुई देखोगे। लाइक के बाद आप देखोगे एक नाउन को, क्योंकि लाइक एक प्रेपोजिशन होता है। अगर आपको लाइक यूज़ करना है तो सिर्फ नाउन आएगा, उसके बाद में नाउन की वर्ब नहीं होगी। लेकिन एज के बाद में जो नाउन आएगा उसकी मतलब उसके बाद में आपको एक क्लोज मिलेगा, एक सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर मिलना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। टाइगर वुड्स इज़ अ टॉप लेवल एथलीट लाइक या एज सचिन तेंदुलकर। टाइगर वुड्स जो है एक टॉप लेवल एथलीट है, सचिन तेंदुलकर की तरह है।
एज और लाइक का दोनों का मतलब होता है की तरह है। अब आपको दोनों में से एक वर्ड यूज़ करना है। अब आप क्या करेंगे, एज या लाइक के बाद में देखेंगे क्या रखा हुआ है। सर बाद में सिर्फ एक नाउन रखा हुआ है सचिन तेंदुलकर, तो आप क्या चूज़ करेंगे, आप चूज़ करेंगे लाइक को, एज को चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, टाइगर वुड्स इज अ टॉप लेवल एथलीट लाइक या एज सचिन तेंदुलकर इज। यहाँ भी बात वही हो रही है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को हमने वर्ब दी हुई है। जैसे टाइगर वुड्स है वैसे सचिन तेंदुलकर भी है। अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो एज को, लाइक को यहाँ से निकाल दोगे। तो फ़र्क क्या आया, तेंदुलकर को अगर वर्ब दी हुई है तो एज आएगा, तेंदुलकर को वर्ब नहीं दी हुई, तेंदुलकर अकेला एक नाउन है तो लाइक आएगा। बस यही फ़र्क होता है एज और लाइक में, दोनों के मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और हो जाती है, जब भी आप एज को यूज़ करते हो और ख़ास करके उनके बाद में कोई लिंक वर्ब हो तो आप इन्वर्जन भी कर सकते हो सेंटेंस के अंदर। कैसे करोगे आप यहाँ लिखोगे टाइगर वुड्स इज़ अ टॉप लेवल एथलीट एज सचिन तेंदुलकर इज़ नहीं, यहाँ पे इज़ को तेंदुलकर से पहले रख दो, ठीक है। लिंक वर्ब के केस में एज लगाने के बाद में इन्वर्जन ऑप्शन होता है, ऑप्शनल होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, बल्कि ये प्रिफर किया जाता है। और अगर आप ऐसा नहीं लिख रहे हो, एज सचिन तेंदुलकर इज लिख रहे हो, ये भी सही है, ठीक है। प्रिफर किसको किया जाएगा, प्रिफर किया जाएगा एज के बाद में इन्वर्जन किए हुए क्लोज को, अगर क्लोज में सिर्फ एक लिंक वर्ब रखी हुई है तो यहाँ भी वही हुआ है। यहाँ लिखा गया था एज कोवोवैक्स इज, लेकिन एज के बाद में क्या किया हमने, एज इज कोवोवैक्स लगा दिया। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा अब ये मत पूछना सर यहाँ पे लाइक क्यों नहीं आया, अरे लाइक इसलिए नहीं आया भाई, कोवोवैक्स और उसकी वर्ब दोनों रखे हुए हैं, लाइक का यहाँ पे आने का कोई काम है ही नहीं। कह रहा बोथ हाउएवर डिफर इन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कह रहा हालांकि ये दोनों जो हैं डिफर करती हैं, अलग अलग हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। दोनों एक टाइप की वैक्सीन तो हैं, लेकिन बनाने का तरीका दोनों का अलग अलग है। बहुत यहाँ पे आपका प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बन गया, डिफर आपकी वर्ब बन गई। बहुत प्लूरल प्रोनाउन होता है इसलिए प्लूरल वर्ब को लेता है। अब एक सवाल आपसे और पूछूंगा, डिफर के बाद में विद भी आता है, फ्रॉम भी आता है और इन भी आता है। ऐसा कौन सा रूल लगा हुआ है, आप खुद सोच के बताओ। डिफर के बाद में कौन सा वर्ड हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सी प्रीपोजिशन लगानी चाहिए। पहले खुद से पूछो, यहाँ पे विद लगा देता या फ्रॉम लगा देता है तो सेंटेंस गलत कैसे हो जाता। चलो अब पूरा कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। डिफर वर्ड के 3 मीनिंग होते हैं, अगर आप तीनों मीनिंग पकड़ लोगे तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा। डिफर का पहला मीनिंग है किसी से डिसएग्री करना। जैसे आपने कुछ बोला, मैंने बोला नहीं मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, आई डो नॉट अग्री विद यू। तो अगर आप किसी से डिसएग्री करते हैं तब भी डिफर नाम की वर्ब से बताते हैं, टू बी डिसएग्री विद समवन। डिफर का दूसरा मीनिंग होता है किसी से अलग होना। जैसे 2 चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, 2 पेन रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। पहला बॉल पॉइंट पेन है, दूसरा इंक पेन है, तो दोनों पेन आपस में डिफरेंट है। टू बी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग या समवन, अलग होना। और तीसरा डिफर का मीनिंग होता है किसी से किसी एरिया में डिफर करना, अलग होना। जैसे दोनों पेन हैं, मान लो कॉस्ट में एक जैसे हैं लेकिन अपने टाइप के अंदर अलग हैं। समझ गए ना मेरी बात को। किसी फील्ड या किसी एरिया में अलग होना उसको कहते हैं डिफरेंट इन एन एरिया। अगर आपने इन तीनों को पकड़ा तो आपको पता लग जाएगा डिफर के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। अगर किसी से डिसएग्री कर रहे हो तो डिफर के साथ में विद यूज़ करें, अगर किसी से अलग हो तो डिफर के साथ में फ्रॉम यूज़ करें, और अगर किसी से किसी एरिया में स्पेसिफिक एरिया में अलग है तो डिफर के साथ में इनको यूज़ करें। मीनिंग से ही सही प्रीपोजिशन आपको पकड़ लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। द लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स डिफर विद या फ्रॉम या इन ईच अदर ऑन द इशू। इस इशू के ऊपर जो लिबरल्स और कॉन्जर्वेटिव्स हैं, जो खुले और दकियानूसी दिमाग वाले लोग हैं, लिबरल्स मतलब खुले दिमाग वाले, कॉन्जर्वेटिव्स मतलब पुराने या दकियानूसी दिमाग वाले, जो लिबरल्स और कॉन्जर्वेटिव्स हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे से इस मुद्दे के ऊपर। अब मुझे बताओ वो क्या है। एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं किसी एरिया में, या एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं। सर इश्यू पे तो डिसएग्री ही करेंगे, इश्यू पे अलग क्यों होंगे, इश्यू पे तो डिसएग्री करेंगे, है ना। तो यहाँ पे डिसएग्री विद यानी कि डिफर विद की बात कर रहे हैं। दिमाग में सोच लो कौन सा मीनिंग लग रहा है, उसी मीनिंग के हिसाब से सही प्रीपोजिशन आपको डिफर के बाद में चूज कर लेनी है। वैसे ही दिल्ली एंड मुंबई डिफर विद फ्रॉम या इन ईच अदर इन मैनी एस्पेक्ट्स। दिल्ली और मुंबई एक दूसरे से अलग हैं कई एस्पेक्ट्स में, कई पहलुओं में। अब यहाँ पे एक दूसरे से डिसएग्री होने की बात नहीं हो रही, दिल्ली मुंबई का कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है,
कोई झगड़ा नहीं है, एक दूसरे से वो अलग हैं। तो डिफर या डिफरेंट फ्रॉम, तो मैं यहाँ पे विद की जगह लगाऊंगा फ्रॉम को, ठीक है ना, इन लगाऊंगा ना विद लगाऊंगा, यहाँ पे आएगा डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब तीसरा देखो, द टू ब्रदर्स डिफर विद या फ्रॉम या इन देयर टेम्परामेंट, दोनों भाई एक दूसरे से अलग हैं अपने अपने स्वभाव में। टेम्परामेंट मतलब स्वभाव। अब देखो किसी एरिया में अलग होने की बात हो रही है, वैसे तो डिफर फ्रॉम ईच अदर हो सकता था, लेकिन अपने टेम्परामेंट में वो अलग हैं, तो डिफर इन की बात करेंगे, डिफर इन देयर टेम्परामेंट। आ गया समझ में? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही कॉन्सेप्ट है, आप कितनी मर्जी बार पढ़ लो, लास्ट में आकर के यही 3 कॉन्सेप्ट आपको डिफर पे याद रखने हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे सकूँ। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे बता दो, ये अलग अलग किस्में हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अलग हैं, इसलिए डिफर विद नहीं, डिफर फ्रॉम नहीं, डिफर इन देयर प्रोसेस। कह रहा है कोवैक्स हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय WHO under its emergency use listing and will be available globally as part of the COVAX initiative to ensure that at least 40% of the world is vaccinated on priority। कह रहा है जो पहली वाली है दूसरी वाली कोवैक्स वो पहले से ही अप्रूव कर दी गई है WHO के द्वारा। सरकारी संस्थाएं दुनिया भर की आगे द लगना चाहिए, द WHO आप अक्सर लिखा हुआ देखेंगे। कह रहा है कोवैक्स को द WHO ने अप्रूव कर दिया है, और किसमें? इसकी इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के अंदर, उस लिस्ट में जिसमें इमरजेंसी वैक्सीन्स के नाम दिए गए हैं। और कह रहा है ये वैक्सीन अवेलेबल होगी ग्लोबली, पूरी दुनिया में, और किसके हिसाब से? हिस्से के तौर पे, पार्ट के तौर पे कोवैक्स इनिशिएटिव के। कोवैक्स इनिशिएटिव क्या है? गरीब देशों को मुफ्त में वैक्सीन डोनेट करने का काम जो WHO कर रहा है। तो पूरी दुनिया में ये कोवैक्स अवेलेबल होने वाली है इस कोवैक्स इनिशिएटिव के अंदर, ताकि इंश्योर किया जा सके कि कम से कम 40% वर्ल्ड जो है वो वैक्सीनेट हो जाएगा प्रायोरिटी के ऊपर, फटाफट से, प्रेफरेंस के साथ। तो आ गया समझ में? तो इस सेकंड वाली वैक्सीन तो हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगने वाली है, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज़ में। कोवैक्स की वर्ब है हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड पैसिव वॉइस में, और कोवैक्स की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब है विल बी। एक ही सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ब्स ले सकता है अगर बीच में कंजंक्शन आ जाए, तो एंड कंजंक्शन यहाँ पे लगी हुई है। एटलीस्ट 40% की वर्ब है इज वैक्सीनेटेड, है ना, 40% आपका सब्जेक्ट है, इज उसकी वैक्सीनेटेड वर्ब है। चलिए आगे बढ़े, कुछ है नहीं और इस सेंटेंस में। कह रहा है मोलनूपिराविर है ना, विच हैज़ बीन अप्रूव्ड दिस मंथ बाय द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द हील्स ऑफ पैक्सलोविड बाय फाइजर INC, इज सेड टू बी अ प्रॉमिसिंग ड्रग फॉर दोस with mild and moderate disease and easily administered as a pill. Its key selling point। कह रहा है ये जो मोलनूपिराविर है जो कि अप्रूव की गई है इसी महीने अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी कि FDA के द्वारा, और किसके पीछे पीछे हुई है ये? ऑन द हील्स ऑफ हुई है, इमीडिएटली आफ्टर हुई है पैक्सलॉइड बाय फाइजर INC के। तो एक तो मोलनुपिराविर और दूसरी पैक्सलॉइड, पहले पैक्सलॉइड हुई थी फिर दूसरी वाली ये हुई थी। कह रहा है इन दोनों के होने के साथ ही, कह रहा है ये जो दवाई है ना जिसको ऐसे किया गया है अप्रूव, कह रहा है इस साइड वो कही जाती है कि वो टू बी है एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ड्रग, एक बहुत ही बढ़िया ड्रग। प्रॉमिसिंग मतलब जिसका फ्यूचर बड़ा फुल ऑफ होप्स है, जिस ड्रग से हमें बड़ी आशाएं हैं, और उन लोगों के लिए फॉर दोज जिनमें माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ है और ईजिली एडमिनिस्टर की जा सकती है एक पिल के तौर पे, चुपचाप दी जा सकती है एक गोली के साथ में, है ना, गोली के तौर पे, जो कि इसका की सेलिंग पॉइंट भी है, इसमें इंजेक्शन आपको नहीं लगाना पड़ता। आ गया समझ में? मोलनूपिराविर की पहली वर्ब है इज सेड और दूसरी वर्ब है इज एडमिनिस्टर्ड, ठीक है ना, ये ऐसी कही जाती है और ये एडमिनिस्टर की जाती है, दोनों ही पैसिव वॉइस के अंदर। विच यहाँ पे मोलनूपिराविर के लिए आया है, विच की वर्ब है वॉज अप्रूव्ड। अगेन इसका एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर दी है हमने विच को। प्रॉमिसिंग मैंने आपको बता दिया। लिंकिंग वर्ब्स अपने बाद में टू बी को ले सकती हैं, अपीयर टू बी, सेड टू बी, सीम टू बी, प्रूव टू बी, है ना। लिंक वर्ब जब भी आप देखें 5, 10, 15, 20 आपको मैंने लिस्ट बताई हुई है, उनके बाद में टू बी को लगाया जा सकता है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल पीछे पीछे, हील्स मतलब एड़ियाँ, जब कोई चीज़ आपकी हील्स पे है तो बिल्कुल पीछे पीछे आपके साथ आ रही है, आपकी एड़ियों से सटी हुई। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है 13 कंपनीज इन इंडिया आर सेट टू मेक दिस ड्रग। तो ये जो मोलनूपिराविर है
भारत की 13 कंपनियां तैयार हैं इस ड्रग को बनाने के लिए। तो अप्रूव तो अमेरिका में हुई है, लेकिन इंडिया में ड्रग जो है बनने लगेगी। कंपनीज की वो है आर सेट। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर यूज अंडर EUA या इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर ट्रीटिंग एडल्ट्स विद कोविड-19 हु हैव हाई रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू डिजीज। कह रहा है ये अप्रूव कर दी गई है इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के नीचे, ट्रीट करने के लिए ऐसे एडल्ट्स को जिनमें कोविड-19 है, जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं और जिनमें ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा जोखिम है डिसीज़ के प्रोग्रेशन का, डिसीज़ के एडवांसमेंट का, डिसीज़ के आगे से आगे बढ़ जाने का। तो जो लोग थोड़े बीमार रहते हैं, कोविड इनको हुआ है, ऐसे एडल्ट्स को अगर डॉक्टर लिख करके दे दे कि इनमें डिसीज़ होने की ज़्यादा, डिसीज़ के बैड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उनको ये ड्रग, उनके लिए ये ड्रग जो है अप्रूव्ड है ये वाली। इट की वर्ब है हैज़ बीन अप्रूव्ड, हु की वर्ब है हैव, हु आया है एडल्ट्स के लिए, एडल्ट्स प्लूरल है इसलिए हु की वर्ब भी प्लूरल है। प्रोग्रेशन मतलब एडवांसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हैविंग मोर वैक्सीन्स इन द आर्सेनल बोर्ड्स वेल बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज दैट द पैंडेमिक ब्रिंग्स अबाउट। कह रहा है रखना, हैव करना और ज़्यादा वैक्सीन्स को अपने आर्सेनल में, अपने हथियारों के जखीरे में। आर्सेनल देख चुके हो ना, स्टोरेज ऑफ वेपन्स, आर्मरी, वेपनरी, जखीरा। कह रहा है अपने जखीरे में, अपनी तरकश में और ज़्यादा वैक्सीन्स को रखना बोर्ड वेल करता है। देखिए बोर्ड वेल, ऑगर वेल, इन दोनों का मतलब होता है एक अच्छा इंडिकेशन देना, आने वाले वक्त के लिए एक अच्छी भविष्यवाणी करना। तो ये आने वाले वक्त के बारे में बहुत अच्छा बताता है, बोर्ड वेल करता है, क्योंकि बिकॉज जो अनसर्टेनिटीज हैं जो कि पैंडमिक ब्रिंग अबाउट करती है, जिनको पैंडमिक लेकर के आती है। आया समझ में? तो पैंडेमिक से हमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। आज ओमिक्रॉन आया, कल दूसरा आएगा, हमें पता ही नहीं है इस पैंडेमिक में होगा क्या। तो जितनी ज़्यादा वैक्सीन हमारे जखीरे में होंगी उतना ही हमारे लिए फ्यूचर अच्छा ब्राइट है। हैविंग की वर्ब है बोर्ड्स वेल। हैविंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड है। वर्ब जब सब्जेक्ट का काम कर दे, ऑब्जेक्ट का काम कर दे, तो वो जीरेंड बन जाती है। याद रखें जीरेंड हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। वैक्सीन्स कितनी भी हैव कर लो, लेकिन हैविंग की वर्ब जो है ना वो सिंगुलर है। देखो बोर्ड्स वेल लिखा हुआ, पीछे एस लगा हुआ है ना। जीरेंड इन्फिनेटिव जब भी सब्जेक्ट बने, वर्ब हमेशा सिंगुलर। आर्सेनल आपको मैंने बता दिया, जखीरे को बोलते हैं। पैंडेमिक की वर्ब है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, जर्मिनेट, एनजेंडर करना, किसी चीज़ को लेकर के आना। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है एज ऑफ टुडे 90% ऑफ इंडियाज एडल्ट्स हैव बीन इनोकुलेटेड विद 1 डोज एंड 60% विद बोथ द डोजेस। कह रहा अगर आज की बात करो एज ऑफ टुडे, तो इंडिया के 90% जो इंडिविजुअल्स एडल्ट्स उनको लग चुकी है एक डोज, और 60% को दोनों डोज लग चुकी हैं। 90% ऑफ एडल्ट्स की वर्ब है हैव बीन इनोकुलेटेड, और 60% ऑफ एडल्ट्स की वर्ब है हैव बीन इनोकुलेटेड। एक ही वर्ब 2 बार आ रही है, तो पहली बार लिख के दूसरी बार नहीं लिखा है। आया ना समझ में? यहाँ पे फिर से लिखना पड़ता है हैव बीन इनोकुलेटेड, पहले लिखा हुआ है तो एक बार लिख दिया, दूसरी बार हमने लिखा ही नहीं। पूरी वर्ब भी कॉमन है, पूरी हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों कॉमन है। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और करवा देते हैं। इनोकुलेट का मतलब होता है टीका लगना, इंजेक्शन लगना। 90% इंडिविजुअल्स के, एडल्ट्स के हमारे देश में इंजेक्शन लग चुका है, वैक्सीन लग चुकी है। इनोकुलेट, वैक्सीनेट, इम्यूनाइज सबका मतलब होता है इंजेक्शन लगना। देखो 90% एडल्ट्स की वर्ब जो है प्लूरल है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा देता हूँ, परसेंटेज को वर्ब्स कैसे आपको देनी होती हैं। देखो परसेंटेज और प्रोपोर्शन दो ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनके साथ में अगर सिंगुलर नाउन आए तो आप सिंगुलर वर्ब देंगे, और इनके साथ में प्लूरल नाउन आए तो आप प्लूरल वर्ब दे सकते हैं। लेकिन याद रखें ये दोनों ऐसे नाउन्स हैं प्लूरल नाउन आने के बावजूद अपने साथ सिंगुलर वर्ब को प्रेफर करते हैं। इनके साथ में हमेशा आप प्रेफर करें एग्जाम के हिसाब से सिंगुलर वर्ब को लगाने की। लेकिन अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी आ जाती है, जैसे इस केस में आई हुई है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 30% ऑफ हिज वेल्थ हैज़ या हैव बीन लॉस्ट इन द मार्केट क्रैश। 30% उसकी जो पूंजी है वो लॉस्ट हो चुकी है मार्केट क्रैश में। अब मुझे बताओ यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? सर एक अनकाउंटेबल नाउन की बात की जा रही है, वेल्थ की। वेल्थ को काउंट नहीं किया जा सकता, एक पूंजी, दो पूंजी ऐसा नहीं बताया जा सकता, है ना। पूंजी को आपको 1000, लाख, करोड़ में नापना पड़ेगा। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये जो पूंजी है ना वेल्थ, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप इसके साथ में 30% के साथ में सिंगुलर वर्ब दोगे, आप यहाँ लिखोगे हैज़ बीन लॉस्ट। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ 30% ऑफ एडल्ट्स डज या डू नॉट एक्सरसाइज,
दुनिया में 30% व्यस्क जो हैं एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एडल्ट्स के लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब्स को यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे डू नॉट एक्सरसाइज भी ठीक है, लेकिन प्रिफर किया जाएगा डज नॉट एक्सरसाइज। ठीक है, परसेंटेज और प्रोपोर्शन दोनों अपने साथ में सिंगुलर वर्ब को प्रिफर करते हैं। तो यहाँ पे हैज़ बीन इनोक्यूलेटेड भी आ सकता था 90% ऑफ एडल्ट्स के लिए। चलिए आगे बढ़े। कह रहा था एक्सपीरियंस with the new variant Omicron is that it is so infectious it does not discriminate among the vaccinated and the unvaccinated, though severe disease and death is disproportionately among the latter। कह रहा है जो एक्सपीरियंस है नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ इस वो ये है, अनुभव ये है, तजुर्बा ये है, डैट वो ये कि ये इतना इन्फेक्शियस है, ये इतना फैलने वाला है तेज़ी से कि ये कोई भेदभाव नहीं करता है, कोई अंधाधुंध आगे बढ़ता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। और किसके बीच में, वैक्सीनेटेड और द अनवैक्सीनेटेड के बीच में, उन लोगों के बीच में जिनको वैक्सीन लगी है और उन लोगों के बीच में जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। इस वेरिएंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपके वैक्सीन लगी है या नहीं लगी, हमारा तजुर्बा अभी तक यही बता रहा है, ये इन्फेक्शन आपको दे देगा अगर आप इसकी चपेट में आए। कह रहा है हालांकि जो बहुत ज़्यादा डिसीज़ और जो डेथ है, सीवियर डिसीज़ और डेथ है, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली है लेटर वाले ग्रुप में, बहुत ज़्यादा है लेटर वाले ग्रुप में, मतलब यानी कि द अनवैक्सीनेटेड लोगों में। तो डेथ और बहुत ज़्यादा डिसीज़ या बीमारी उन लोगों को होगी जिनके वैक्सीन नहीं लगी है। बाकी ये वेरिएंट तो सबके अंदर घुस रहा है, चाहे वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है, जो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट नहीं करता है। चलिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्सपीरियंस की वर्ब है इज़, इट की वर्ब है इज़, यहाँ पे इट की वर्ब है डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। इट आया दोनों ही जगह पे इस वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए। डिसीज एंड डेथ की वर्ब है इज़। ये एक आपने देखा होगा ना, सिंगुलर आइडिया बताने वाले वो नाउन्स जिनके बीच में एंड लगाओ लेकिन वो सिंगुलर आइडिया को बताते हो, तो वो अपनी सिंगुलर वर्ब को ले लेते हैं। जैसे टाइम एंड टाइड, जैसे ब्रेड एंड बटर, जैसे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कार्ट एंड कैरेज। तो ये सारे सिंगुलर आइडिया को बताने वाले प्लूरल नाउन्स हैं, बीच में एंड लगा हुआ है, लेकिन एंड लगने के बावजूद ये नाउन्स हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेंगे। ये सारे 15-20 फ्रेज हैं, आपको नाउन वाली वीडियो में करवाए हुए मैंने, उन सारे फ्रेजेस को आप वहाँ से चेक कर लेना। चलो आगे बढ़े। इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं, फटाफट इस सेंटेंस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये कि इसमें गलती है वो आप ढूंढ के मुझे बताओ कहाँ पे है। गलती मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये द अनवैक्सीनेटेड और द अनवैक्सीनेटेड क्या है ये समझ लें। देखिए द प्लस में वैक्सीनेटेड एक एडजेक्टिव की बात की जा रही है। वैक्सीनेटेड मतलब जिसके वैक्सीन लगी है। द प्लस में एडजेक्टिव बनाता है कॉमन प्लूरल नाउन को। अब इसका मतलब क्या है, द वैक्सीनेटेड का सभी वो लोग जिनके वैक्सीन लग चुकी है, और द अनवैक्सीनेटेड का मतलब क्या है, सभी वो लोग जिनके वैक्सीन लगना बाकी है। तो ये पूरी क्लास को बताने वाला कॉमन प्लूरल नाउन इसने बनाया हुआ है, द वैक्सीनेटेड और द अनवैक्सीनेटेड। और गलती कहाँ है, गलती यहाँ पे लगी हुई है सर, ध्यान से देखो। बुर्ज खलीफा इज एक्सट्रीमली, इस सेंटेंस को ध्यान से देख के मुझे बताओ क्या गलती है। चलो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इज एक लिंकिंग वर्ब है, बुर्ज खलीफा आपका सब्जेक्ट है। लिंक वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बीन। अगर वो लास्ट में आ जाए मेन वर्ब बन के तो वो लिंक वर्ब कहलाती हैं। लिंक वर्ब हमेशा अपने बाद में नाउन या एडजेक्टिव को लेगी। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो बुर्ज खलीफा इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ऐसा लिख सकते हो। एक्सट्रीम एक एडजेक्टिव है, लिंक वर्ब के बाद में आ सकता है, लेकिन एक्सट्रीमली नाम का एडजेक्टिव यहाँ पे एडवर्ब यूज नहीं कर सकते हो। पीछे एलवाई आ रहा है ना, लिंक वर्ब के बाद में एडवर्ब यूज नहीं होती हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होती हैं, है ना। जैसे बुर्ज खलीफा इज हियर या देयर ऐसा यूज़ कर सकते हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकती हैं, लेकिन ये एक्सट्रीमली, ब्यूटीफुली, ऐसी डिस्प्रोपोर्शनेटली ऐसी एडवर्ब्स नहीं आ सकती। अब इसका इलाज क्या है, या तो इस एडवर्ब को आप एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दें, पहला इलाज तो ये, और दूसरा अगर एडवर्ब को रखना है तो इसके आगे आप एक एडजेक्टिव को लगा दें। बुर्ज खलीफा इज एक्सट्रीमली हाई। अब इस केस में क्या हुआ, आपने हाई नाम के एडजेक्टिव को रखा है बुर्ज खलीफा नाम की इसकी लिंक वर्ब के बाद में। इस एडजेक्टिव के लिए आपने एक्सट्रीमली नाम के एडवर्ब को यूज़ किया है जो कि जस्टिफाइबल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी वही करना है। डिजीज एंड डेथ इज डिस्प्रोपोर्शनेटली नहीं लिख सकते, आप क्या लिखो, या तो डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई लिखो और या लिख दो डिस्प्रोपोर्शनेट, बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट, है ना, पीछे से एलवाई निकाल दो। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है लेकिन बताना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक में ऐसे क्वेश्चन पे बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा वो। ऐसे क्वेश्चंस बैंक के अंदर आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि इतनी नॉलेज आपको होगी कम से कम, है ना।
कह रहा है हियर टू दोज हु आर अबव 40 ईयर्स कंटिन्यू टू बी द मोस्ट वल्नरेबल। कह रहा है यहाँ पे भी वो लोग जो 40 साल से ज़्यादा हैं, आर 40 ईयर्स, कह रहा है वो जारी हैं सबसे मोस्ट वल्नरेबल होना, है ना। ओमिक्रॉन में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग वही हैं जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। वल्नरेबल, ससेप्टेबल, प्रोन और डिफेंसलेस, चारों का मतलब होता है कमज़ोर होना, किसी चीज़ के सामने लाचार या मजबूर होना, है ना। चलिए आगे बढ़े। वल्नरेबल के बाद में टू नहीं लगाया गया यहाँ पे, इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि किस चीज़ के सामने वल्नरेबल है वो हमने नहीं लिखा। वल्नरेबल टू डिसीज, वल्नरेबल टू डेथ, वल्नरेबल टू हॉस्पिटलाइजेशन, अगर लिखा होता तो टू लगा के बताया जाता है इन वर्ड्स के बाद। कह रहा डिस्पाइट 3 वैक्सीन्स बीइंग अवेलेबल, इंडिया हैज़ ओवरवेलमिंगली बीन reliant on Covishield and that is a matter of concern as a new chapter in the vaccination program unfolds। कह रहे डिस्पाइट यानी कि बावजूद, अच्छा किस चीज़ के भाई, 3 वैक्सीन्स के बीइंग यानी कि होने के, अवेलेबल, बावजूद 3 वैक्सीन्स के होने के। कह रहा इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली, ओवरवेलमिंगली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, कह रहा इंडिया रहा है, हैज़ बीन, बहुत ज़्यादा रिलायंट, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, और किस पे, कोविशील्ड पे। और कह रहा है वो अपने आप में एक मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है। क्यों है भाई, कह रहा है एज, क्योंकि एक नया चैप्टर जो है, एक नया लेसन जो है हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, टीकाकरण अभियान का खुलता है, अनफोल्ड होता है। तो एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, नई नई वैक्सीन इंडिया में ला रहे हैं। तो इसको देखते हुए आप देख पा रहे होगे सबके कोविशील्ड लगी हुई है, ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। 3 वैक्सीन इंडिया में थी लेकिन 90% लोगों ने कोविशील्ड ही अवेलेबल होने के बावजूद लगवाई है। इंडिया की वर्ब है हैज़ बीन, ओवरवेलमिंगली मतलब एक्सट्रीमली, रिलायंट ऑन, डिपेंडेंट ऑन, किसी चीज़ पे निर्भर होना, डिपेंड होना। दैट की वर्ब है इज। चैप्टर की वर्ब है अनफोल्ड, अनफोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का खुल करके सबके सामने आना, अनफोल्ड होना। जब ये फोल्ड था तो ये छुपा हुआ था, अब अनफोल्ड हो रहा है, चैप्टर सबके सामने खुल करके आ रहा है। आगे क्या कह रहा है द न्यू डायरेक्टिव से दैट प्रिकॉशन डोजेस विच आर 3rd doses of the vaccines and individuals has already been inoculated with will be available for healthcare and frontline workers and those above 60 with comorbidities। कह रहा नए डायरेक्टिव्स ऐसा कहते हैं, ऐसा बताते हैं कि जो प्रिकॉशन डोजेज हैं, जो कि क्या है भाई, जो कि 3री डोज है वैक्सीन की। कह रहा और कौन सी वैक्सीन, जो कि एक इंडिविजुअल पहले से ही लगवा चुका है, इनोकुलेट कर चुका है, अपने जो है समझ गए ना, वैक्सीनेट हो चुका है। कह रहा है ऐसी जो प्रिकॉशन डोजेज हैं, 3री डोज जो हैं, कह रहा है ऐसी डोजेज होंगी अवेलेबल हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, ऐसे लोग जो हॉस्पिटल्स में, जो सड़कों पे काम करते हैं, और उन लोगों के लिए जो 60 साल से ज़्यादा के हैं और विद कोमोर्बिडिटीज हैं, जिनको कई सारी बीमारियां हैं। तो 3री डोज भी अपने को जनवरी में मिलने लग जाएगी, खास करके अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो या फिर आप बीमार हो या 60 साल से ज़्यादा के हो। प्रिकॉशन डोजेस की वर्ब है विल बी, विच आया प्रिकॉशन डोजेस के लिए, विच की वर्ब है आर, एन इंडिविजुअल की वर्ब है हैज़ बीन इनोकुलेटेड, वैक्सीन्स दैट एन इंडिविजुअल हैज़ बीन इनोकुलेटेड, दैट बीच में हिडन है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, दैट को आप निकाल भी सकते हो। चलिए आगे बढ़े। कह रहा द 15 to 17 ईयर एज ग्रुप विल गेट ओनली कोवैक्सीन फ्रॉम जनवरी 3rd। कह रहा है जो 15 से 17 एज ग्रुप वाला है ये सिर्फ कोवैक्सीन गेट कर पाएगा जनवरी 3rd से। तो इन लोगों को भी, बच्चों को वैक्सीन लगेंगी 3 जनवरी से कोवैक्सीन। इस एज ग्रुप की वर्ब है विल गेट, सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है दैट सेवरल इंडियंस हैव बीन एक्सपोज टू अ लाइव इन्फेक्शन इन द 3rd wave, 2nd wave ओनली इम्प्रूव्स द ऑड्स ऑफ प्रोटेक्शन। कह रहा है दैट, ये बात की, अच्छा कौन सी बात भाई, कई सारे इंडियंस एक्सपोज हो चुके हैं, कई सारे इंडियंस जो हैं एक्सपीरियंस कर चुके हैं, सामने आ चुके हैं एक लाइव इन्फेक्शन के। लाइव इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा इन्फेक्शन जो आपको वायरस से हो, जो कि वैक्सीन से ना दिया जाए, है ना, वायरस से मिले। कह रहे ये बात जो है ना कि कई इंडियंस जो है इन्फेक्शन से एक्सपोज हो चुके हैं 2nd वेव में, ये चीज़ अपने आप में इम्प्रूव करती है हमारे ऑड्स को, हमारी संभावनाओं को प्रोटेक्शन की, क्योंकि इन्फेक्शन हो चुका है 2nd वेव में। तो अब इसका मतलब क्या है, 3rd वेव में ज़्यादा इन्फेक्शन का असर नहीं पड़ेगा, हमारे ऑड्स ऑफ प्रोटेक्शन जो है इंप्रूव होते हैं इस चीज़ से। दैट की वर्ब है इम्प्रूव्स, इंडियंस की वर्ब है हैव बीन एक्सपोज्ड, पैसिव वॉइस में, लाइव इन्फेक्शन आप जान गए हो। इम्प्रूव द ऑड्स का मतलब है संभावनाओं का बेहतर होना, है ना, पॉसिबिलिटीज़ का इम्प्रूव होना। चलिए आगे बढ़े। आगे करें हाउएवर द ओनली स्टडी ऑन मिक्सिंग कोवैक्सीन ऑन कोविशील्ड दैट रिजल्टेड फ्रॉम a mix-up in UP showed
दैट एंटीबॉडी लेवल्स वर हायर देन टू डोजेज ऑफ इधर वैक्सीन। कह रहा है हालांकि अकेली जो स्टडी हुई है मिक्स करने पे कोवैक्सीन और कोविशील्ड को, जो कि रिजल्टेड थी एक मिक्सअप से, एक गलती से मिक्स हो जाने से, और कहाँ पे, यूपी के अंदर। यूपी में गलती से मिक्सअप हुआ, उसके बाद में एक स्टडी भी की गई उस पर देखने के लिए कि मिक्सअप के क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हुए। कह रहा है ये जो स्टडी है ना जो ऐसे आई थी, कह रहा है इसने दिखाया कि एंटीबॉडी लेवल जो हैं वो और अच्छे हैं, हायर हैं, बजाय 2 डोजेस के किसी भी वैक्सीन के। तो अगर एक ये लगाई हो और एक ये लगाई हो तो अपने आप में आपकी एंटीबॉडीज़ बहुत बेहतर होती हैं, इस स्टडी ने हमें बताया। गलती से ही हुआ था यूपी में, लेकिन फ़ायदेमंद रहा। स्टडी की वर्ब है शॉर्ट, दैट की वर्ब है रिजल्टेड, दैट आया स्टडी के लिए, है ना, वो वाली स्टडी जो रिजल्ट हुई थी। अच्छा, लेवल्स की वर्ब है वर। कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ नोवावैक्स एंड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड was also effective in boosting antibodies according to the COV boost study in United Kingdom। कह रहा है एक जो कॉम्बिनेशन है नोवावैक्स का और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड का, कह रहा है ये भी बड़ा असरदार था, इफेक्टिव था बूस्ट करने में, एंटीबॉडीज़ को बढ़ाने में, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को। और किसके हिसाब से? एक COV बूस्ट स्टडी के हिसाब से जो यूके में हुई थी, इंग्लैंड के अंदर हुई थी। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें बताया गया कि वैक्सीन मिक्स करने से फ़ायदा होता है। कॉम्बिनेशन मतलब जुगलबंदी, दोनों को जोड़ देना, है ना, कंबाइन कर देना। कॉम्बिनेशन की वर्ब है वॉज, अकॉर्डिंग टू मतलब हिसाब से, इस स्टडी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू। सिंपल सेंटेंसेस इसलिए रिपीट नहीं कर रहा उनको, है ना। कह रहा है इंडिया टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस मस्ट इमीडिएटली टेस्ट द feasibility of mixing all available vaccines so that these may be made quickly available if needed, giving recipients the option of an informed choice। कह रहे हैं इंडिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को, टॉप मेडिकल लेबोरेटरीज को क्या करना चाहिए? फटाफट से टेस्ट करना चाहिए एप्रोप्रिएटनेस को, फिजिबिलिटी को, मिक्स करने की सभी अवेलेबल वैक्सीन्स को। अच्छा, क्यों करना है? सो दैट, ताकि ये सारी की सारी मेड की जाएं अवेलेबल क्विकली, है ना। दीज मे बी मेड क्विकली अवेलेबल, इनको फटाफट अवेलेबल करवाया जाए अगर ज़रूरत हो, इफ़ नीडेड। और कैसे अवेलेबल करवाना है? देते हुए रेसिपिएंट्स को एक ऑप्शन इन्फॉर्म्ड चॉइस का। तो आप अवेलेबल करवा दो, स्टडी करवा दो, फिर सबको एक इन्फॉर्म्ड चॉइस दे दो। आप खुद अपने हिसाब से चूज़ करोगे, इन्फॉर्मेशन मिल गई है आपको कि आपको कौन सी से किसको मिक्स करना है ना। समझ गए ना। तो इन्फॉर्म्ड चॉइस तभी मिलेगी जब आप टेस्ट करोगे और रिजल्ट सबके सामने रखोगे। इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है मस्ट टेस्ट इमीडिएटली, यहाँ पे एडवर्ब है बीच में। फिजिबिलिटी आप जानते हो, एप्रोप्रिएटनेस, कौन सी चीज़ कितनी सही है। दीज की वर्ब है मे बी मेड, दीज आया ऑल वैक्सीन्स के लिए। गिविंग यहाँ पे PPS से है, जब इनको मेड किया जाएगा अवेलेबल तब दी जाएगी रेसिपिएंट्स को एक ऑप्शन ऑफ इन्फॉर्म चॉइस। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, पहला काम मेन वर्ब, दूसरा काम वर्ब के ING फॉर्म PPS से, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन। चलिए, कह रहा द सेकेंड वेव रिवील्ड अ ट्रीटमेंट फियास्को विद रेमडेसिविर सेंस एनी थेरेप्यूटिक मेरिट्स दैट सॉ इरेशनल डिमांड एंड ब्लैक मार्केटिंग। कह रहे जो सेकेंड वेव थी कोविड की, उसने रिवील किया था ट्रीटमेंट फियास्को को। फियास्को आप जान गए ना, बहुत बड़ा फेलियर। तो ट्रीटमेंट फेलियर को इसने, फियास्को को, डिबैकल को रिवील किया था। और किसके साथ? रेमडेसिविर नाम की ड्रग के साथ। और कैसे किया था? सेंस यानी कि बिना किसी थेरेप्यूटिक बेनिफिट के। थेरेप्यूटिक मतलब रिलेटिंग टू थेरेपी, यानी कि रिलेटिंग टू हीलिंग। मेरिट का मतलब होता है एडवांटेज या बेनिफिट। तो रेमडेसिविर जिसका कोई एडवांटेज नहीं है हीलिंग के हिसाब से, ऐसा हमें पता लगा है। कह रहा है ऐसा इसने किया था। कह रहा है जिसने देखा, फियास्को ने देखा बहुत बड़ी इरेशनल डिमांड को। इरेशनल मतलब विदाउट रैशनल, विदाउट लॉजिक। तो इसने बहुत बड़ी इलॉजिकल डिमांड को देखा और काला बाजारी को भी देखा, ब्लैक मार्केटिंग को भी देखा रेमडेसिविर की। समझ गए ना। तो वेव जो सेकंड थी इसकी वर्ब है रिवील्ड, दैट की वर्ब है सॉ। इरेशनल मतलब विदाउट लॉजिक, विदाउट रैशनल, बिना किसी लॉजिक के। ब्लैक मार्केटिंग मतलब काला बाजारी। फियास्को मतलब डिबैकल, एक शर्मनाक फेलियर। साइंस का मतलब होता है विदाउट, ये एक प्रेपोजिशन है, बहुत पहले यूज़ होती थी, आजकल यूज़ नहीं होती है ना। साइंस मतलब विदाउट। थेरेप्यूटिक मतलब रिलेटिंग टू हीलिंग। मेरिट मतलब एडवांटेज या फायदे। कह रहा वाइल मोलनुपिराविर हैज़ मैनी मोर मैन्युफैक्चरर्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर अगेंस्ट होर्डिंग और इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ गिवन इट्स पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। कह रहा है जहाँ रेमडेसिविर से बिल्कुल उल्टा जो मोलनुपिराविर है, इसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। रेमडेसिविर तो 1 या 2 जगह से बन रही थी, तो इसकी कालाबाजारी भी हो गई। कह रहा है जहाँ पे मोलनुपिराविर के केस में ऐसा नहीं है।
कह रहा है फिर भी ये इंपॉर्टेंट है कि इसको इंश्योर अगेंस्ट करें, इस चीज़ को पक्का करें, हम इंश्योर अगेंस्ट करें इस चीज़ के सामने जो है होर्डिंग के। होर्डिंग का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, इलीगल स्टोरेज करना, और इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ के, अंधाधुंध यूज़ के। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुंध इस्तेमाल के, देखते हुए गिवन इसके पोटेंशियल यानी कि लाइकली साइड इफ़ेक्ट्स को, बुरे असरों को। तो ये बहुत सारी तो मिल जाएगी हमें, इसकी कालाबाजारी में तो दिक्कत नहीं आएगी, हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं। लेकिन फिर भी हमें ये देखना है कि ये जितने भी बने सारी होड़ ना हो जाएं और कहीं कोई इनको अंधाधुंध यूज़ ना करे, क्योंकि इनमें साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। मौलनुपिराविर की वर्ब है हैज़, इट की वर्ब है इज़। होर्डिंग मतलब इलीगल अमासिंग, इलीगल स्टोरेज। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुंध, बिल्कुल आंखें बंद करके होलसेल में, है बजट जिसको देना दे दी है ना, एक की जगह दो दे दी, इनडिस्क्रिमिनेट। गिवन मतलब कंसीडरिंग, इस चीज़ को कंसीडर करते हुए। पोटेंशियल मतलब संभावित यानी कि लाइकली। सिंपल सा ही आर्टिकल है इसका, अब तो और भी सिंपल आपको लगने लगा होगा। चलिए फटाफट बढ़ेंगे अपने क्विज की तरफ आज के। जस्ट अ मिनट। 5 क्वेश्चन हैं, बहुत आसान है। पहले आपको बताना है मैसेंजर किसके लिए, मैसेंजर का वन वर्ड क्या होगा। फियास्को, हेरोल्ड, आर्सेनल, जर्मिनेट, देख चुके हो ना सब कुछ। फियास्को फेलियर होता है, आर्सेनल जखीरा होता है। ये चारों पांचों वर्ड्स को देखो और मैसेंजर का सिनोनिम बताओ, वन वर्ड कौन सा बनेगा। फिर आपको यहाँ पे पूछा डिफर वर्ड को कैसे यूज़ करना है, ऑलरेडी आप सीख चुके हो। विद कब लगाना है, जब किसी से डिसएग्री करो। इन कब लगाना है, जब किसी एरिया में आप डिसएग्री करो, अलग हो। और फ्रॉम कब लगाना है, जब किसी से अलग हो जाओ, डिफरेंट हो, है ना। तो चूज़ करके बताओ डिफर के साथ में यहाँ पे क्या लगाया जाए। और लाइक और एज में से क्या लगता है, ये ऑलरेडी आप जानते हो। लाइक और एज के बाद में जो रखा उसको देख करके अपने बताएंगे एज और लाइक में से क्या चूज़ करना है। तो हिंट्स मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ। 4th के अंदर आपको चूज़ करना है क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है, एरर को सही करना है। तो क्वेश्चन देख लो आराम से और ढूंढ के मुझे बताओ प्रोपोर्शन और परसेंटेज को कैसे वर्ब दी जाती है, ठीक है। 5th के अंदर आपको एनजेंडर नाम का एक वर्ड दिया गया है, इसका मीनिंग निकालना है। बहुत ही अच्छा वर्ड है, जर्मिनेट, एनजेंडर, है ना। तो इनको देखना है अपने को कहाँ पे ये वर्ड यूज़ होगा, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा। बड़ा फेलियर, आर्मरी, प्रॉमिसिंग या जर्मिनेट। आंसर डाल रहा हूँ इसके कमेंट सेक्शन में, कमेंट से आंसर को देख लेना। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से मुझे बताएं। रोज़ इस क्विज़ को अटैम्प्ट किया करो, इससे आपकी ओवरऑल जो है कितना आप सीख रहे हो आपको अपना आइडिया मिल जाता है, एवेल्यूएशन हो जाती है। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें वीडियो को। अंटिल देन साइनिंग आउट। हाँ